बिना सास ननद 25 आदमियों वाला एक बहू का ससुराल। ये लो अमर, तुम्हारा प्याज का पराठा। भाभी, मैंने आपसे आलू प्याज का पराठा कहा था, तो आपने सिर्फ प्याज का पराठा क्यों बनाया? मुझे खाली प्याज का पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमर, रसोई में आलू खत्म हो गए हैं, इसलिए मैंने प्याज का पराठा बना दिया। मैं दही ले आती हूँ, उसके साथ खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं भाभी, मुझे प्याज का पराठा नहीं पसंद है। आप एक काम करो, मेरे लिए पनीर का पराठा बना दो। मैं कल ही शाम को पनीर लेकर आया था, फ्रिज में रखा है। अमर पराठे की प्लेट शालू को देकर फोन चलाने लगता है। शालू उदास मन में रसोई में जाती है और अब अपने देवर के लिए पनीर का पराठा बनाने लगती है। शादी के बाद एक लड़की अपने ससुराल में कितने अरमान लेकर आती है। मेरे तो ज्यादा कुछ सपने भी नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो भी इन लोगों की वजह से टूट गए। घर में एक इकलौती औरत हूँ, इन 25 आदमियों का सब कुछ देखती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन किसी को भी मेरे पर तरस नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोगों के बीच में बस एक नौकरानी हूँ और नाम की इस घर की बहू। अगर आज मेरी सास, नंद, जेठानी, देवरानी होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। आखिरकार क्यों शालू के ससुराल में सब के सब मर्द थे। इन 25 आदमियों के बीच शालू घर के कामकाज को लेकर काफी दुखी हो चुकी थी। इतने आदमियों के होने के बावजूद भी क्यों इनमें से किसी की भी पत्नी या बहन नहीं थी? और ऐसा भी क्या कारण था जो शालू को इन 25 आदमियों से भरे ससुराल में शादी करनी पड़ी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दूसरी बार अंडा बनाया, लेकिन वो भी पूरा का पूरा जल गया। लगता है आज नाश्ता लिखा ही नहीं है नसीब में। भगवान, 10 लोगों के हिसाब से चाय बनाई थी, जलकर पूरी 4 लोगों की चाय बची है। अब दोबारा से चाय बनानी पड़ेगी, वैसे ही कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? आज तो मुझे यही शर्ट मीटिंग में पहनकर जाना था और ये जल गई। इतने सालों से कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ठीक से कपड़े प्रेस करना नहीं सीख पाया। अरे लानत है मुझ पर। अरे चलो, आज तो बिल्कुल चकाचक पोंछा लगा दिया है मैंने, बिल्कुल मेरे टकले की तरह चमक रहा है यह फर्श। अब जल्दी से जाकर नहा लेता हूँ। ए माँ, मेरी कमर। अरे ये कैसा पोंछा लगाया? लगता है मेरी कमर ही टूट गई। अरे मैंने देखा नहीं, माफ करना मुझे। उठो, हाथ दो अपना। तो ये है मिश्रा परिवार। कहने को तो ये एक भरपूर परिवार है, लेकिन इस परिवार में एक भी औरत नहीं है। 25 के 25 सिर्फ आदमी ही है, जिसके चलते इन्हें ही अपने लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। जवान बेटों की अभी तक शादी नहीं हुई थी और बूढ़े आदमियों की तो पत्नी सालों पहले ही चल बसी थी। और बाकी जो चाचा काका थे, उन्होंने तो शादी के रिश्ते से संन्यास ले लिया था। अरे ये कैसा खाना बना है? आज सारी की सारी रोटियां जलकर पापड़ हो गई और सब्जी के रंग को देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें कितनी मिर्ची डाली होगी। कैसा खाना बनाया है तुम लोगों ने? तो काका जी, हम क्या करें? हमारा भी कॉलेज है और ऑफिस होता है, घर के काम भी करने होते हैं। हम भी कब तक सबको संभालेंगे? मेरे ख्याल से अब हमें तुम जवान लड़कों की शादी कर देनी चाहिए। हम तो कभी शादी के बंधन में बंधे नहीं, लेकिन तुम बंध जाओ। अरे वरुण सबसे बड़ा है, सबसे पहले इसकी ही शादी की बात चलानी होगी। क्यों वरुण? पापा, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। तो भैया, आपने इस बारे में हमें बताया क्यों नहीं? वो आपके लिए एक मामूली लड़की होगी, लेकिन हमारे लिए तो देवी है, देवी। चाचा, काका, पापा, दादाजी, अब हमें जल्दी से भैया को घोड़े पर चढ़ाई दे देना चाहिए। मोहित की बात सुनकर सभी लोग घर में हंसने लगते हैं। कुछ ही महीनों में वरुण की उसकी गर्लफ्रेंड शालू से शादी हो जाती है और आखिरकार शालू अपनी 25 आदमियों वाले ससुराल में आ जाती है। पड़ोस में रहने वाली विमला शालू का गृह प्रवेश करती है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि जिस तरह आपने इतने सालों तक इस घर को संभाला है, मैं भी उसी तरह संभाल सकूं। जुग जुग जिया, लेकिन मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पड़ोस में रहती हूँ। मैं तो बस तुम्हारा गृह प्रवेश करवाने के लिए आई थी। आप मेरी सासू माँ नहीं है? तो मेरी सासू माँ कहाँ है? और यहाँ मुझे कोई भी औरत नहीं दिख रही है। मेरी नंद, सास, चाची, काकी, ये सब कहाँ है वरुण? शालू, वो वरुण ने आज तक शालू से ये सच्चाई छुपाई थी कि उसके घर में सिर्फ मर्द ही मर्द है। शालू के सवाल करने पर आज वरुण उसे सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुन शालू। वरुण, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ससुराल में सिर्फ मर्द ही मर्द है, एक भी औरत नहीं है। शालू, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये सच्चाई इसलिए छुपाई, पर तुम फिक्र मत करो, घर में सब बहुत अच्छे हैं, सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। हाँ भाभी, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके देवर का आपसे ये वादा है।
शालू परेशान तो थी, लेकिन अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देख उसकी सारी परेशानी छूमंतर हो जाती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज शालू के उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। शालू सबके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह भाभी वाह, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े से बावर्ची ने खाना बनाया है। मजा आ गया खाकर, आज तो मैं सब कुछ खा जाऊंगा। अरे ऐसा लग रहा है कि सालों बाद पेट में अन्न गया है। बहू, तुम इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, बड़ी ही किस्मत वाले हैं हम, जो हमारे घर में हर रोज जली रोटी और पानी से भी पतली दाल खाकर मैं ऊब सा गया था। बहू, मुझे मटर आलू की सब्जी दो ना, मुझे ये बहुत पसंद आई है। अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का खाना इतना पसंद आता देख शालू काफी खुश होती है। इसके सबके बाद खाना खाने के अब शालू सारे बर्तन धोकर अच्छे से किचन को सेट कर देती है। किचन तो सेट कर दिया, लेकिन पूरा घर कितना बिखरा हुआ है, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। और सुबह बाथरूम में तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। आज तो शालू तेरी रेल बनने वाली है, जल्दी से काम पर लग जा। शालू एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और घर के सारे काम अच्छे से खत्म कर देती है। कुछ दिनों तक शालू को इन सब से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे शालू को दिक्कत होने लगती है। अरे बहू, आज तो रविवार है, एक काम करो, आज दम बिरयानी और मलाई कोफ्ता बना लो। मेरे लिए तो बटर नान और बटर चिकन बनाना। मैं तो वेज खाता हूँ, तो मेरे लिए आप शाही पनीर और लच्छेदार पराठे बना देना। अरे इतना सब बना ही रहे हो तो बहू मीठे में गुलाब जामुन और शाही टुकड़ा बना देना। आज मीठा खाने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है। एक एक कर 25 के 25 लोग शालू को अपने खाने की फरमाइश बताते हैं, जिसे बनाते बनाते शालू को अपनी नानी याद आ जाती है। जैसे तैसे करके शालू ढेर सारा खाना बनाती है और थक कर चूर चूर हो जाती है। मेरी कमर, एक तो ये वॉशिंग मशीन ना जाने कब ठीक होगी, हाथ से इतने कपड़े धोते धोते कमर का कमरा बन गया है। बाप रे बाप, चलो बस ये थोड़े से बचे, इसे धोकर आराम से जाकर सो जाऊंगी। भाभी, ये कपड़े तो आप नीचे हॉल में ही भूल कर आ गई थी, ये लीजिए, और अभी और आ रहे हैं। मोहित शालू को फिर से ढेर सारे कपड़े पकड़ा जाता है, जिसे देख शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेचारी कर ही क्या सकती थी। अब कपड़े धोने के बाद शालू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि सारा किचन गंदे बर्तन से भरा हुआ है। 4 चीज खाने की होंगी तो 4 बर्तन निकलेंगे, ये नहीं कि एक में ही सब खा लो। किसी से नहीं होता कि हाथों हाथ अपनी प्लेट धो ले। इतनी थक कर आई हूँ, अब इतने सारे बर्तन भी धोऊं। शालू के ससुराल वाले उस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके थे और ना ही कोई भी अपना एक काम खुद से नहीं करता था। अरे बहू, मैं चश्मा अपने कमरे में ही भूल आया हूँ, जरा मेरा चश्मा ले आना। अरे वो अखबार पढ़ना है, अब बिना चश्मे के अक्षर ठीक से दिखाई नहीं देते। बहू, मेरा कुर्ता निकाल कर प्रेस कर देना, आज मुझे कहीं बाहर जाना है। भाभी, मेरे बाइक की चाबी कहाँ है? जल्दी से ढूंढ कर दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक बार में ही इतने सारे अलग अलग काम सुनकर बेचारी शालू का तो सिर ही चकरा जाता है। सुबह 4 बजे से उठी शालू रात के 2 बजे तक सो नहीं पाती, और आज जब शालू हॉल में झाड़ू लगा रही थी। ये क्या काका जी, बाहर ही तो डस्टबिन रखा है, तो कूड़ा आपने यहाँ हॉल में क्यों फेंक दिया? अरे बहू, तो झाड़ू लगा तो रही है, तो क्या दिक्कत है, इस पर कूड़े में समेट लो। अपने ससुराल वालों की हरकतों से शालू काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। आज भी शालू अपने देवर से दुखी होकर रसोई में उसके लिए दूसरा पराठा बना रही थी और अपने आप से ही अपने दुख बयां कर रही थी। सारा काम खत्म कर शालू सोने चली जाती है। अगले दिन जैसे ही शालू बाहर आती है तो देखती है कि झाड़ू पोछा हो चुका है, डाइनिंग टेबल पर भी खाना लग गया है। ये सब देख, ये क्या, ये सब किसने किया? क्या घर में कोई नई नौकरानी आई है? भाभी चौंकिए मत, ये सब हमने किया है। हमने आपसे वादा किया था कि आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने ससुराल में खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन हमने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया। कल जब आप रसोई में काम करते हुए रो रही थी तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। अरे इतने सालों से हमारे घर में कोई भी औरत नहीं थी, इसलिए सारा काम हम खुद ही करते थे, और अब जब तुम आई हो तो हम पूरी तरह से तुम पर निर्भर हो गए। बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर देना बहू। मैं तो तुम्हारा पति हूँ और मुझसे ही सबसे ज्यादा गलती हुई है। पहले तो मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया और बाद में तुम्हारा साथ भी नहीं दिया, लेकिन अब
हम तुमसे सच्चा वादा करते हैं कि हम घर के काम में हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। अपने पति, ससुर, देवर और बाकी लोगों की बात सुन शालू की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। जिसके बाद अब वो सब शालू को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं और एक एक कर उसे नाश्ता परोसते हैं। घर के सारे मर्द भी अब शालू के घर के सारे कामों में मदद करते हैं, जिससे अब शालू 25 आदमियों से भरे अपने ससुराल में भी हंसी खुशी रहती है। इस कड़कड़ाती ठंड में बिना छत का कहर या हम गरीब पर कम था, जब बारिश भी हो गई। माँ देखो ना, मेरी गुड़िया कैसे पानी में तैर रही है। मुझे मेरी गुड़िया दे दो, वो खराब हो जाएगी। ये क्या हो गया? हमने तिरपाल लगाया तो था, तो ये टूट कैसे गया? सारे घर में पानी भर गया है, सारा राशन पानी में भीगकर खराब हो गया। अब क्या करें हम? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें अब। आखिरकार क्यों इस पूरे परिवार को इस बिना छत वाले घर में अपना गुजारा करना पड़ रहा था? क्यों यह परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में इस बारिश के पानी में भीग रहा था? चार दीवारी में रहकर भी इन लोगों के सिर पर छत नहीं थी। इसका कारण जानने के लिए हमें इस कहानी के बीते हुए कल को जानना होगा। भाभी देखो ना, छत से कितनी मिट्टी गिर रही है, कहीं ये टूट ना जाए। तुम्हारे भैया भी बाहर गए हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करती। निहारिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी आनंद बहुत बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े लेकर आता है और उन्हें छत पर रख देता है। अभी के लिए तो ये सही है। बात का मैं कुछ करता हूँ, कम से कम इससे हमारी छत तो कुछ दिन टिकी रहेगी। हमारा घर कितना पुराना हो चुका है, दीवारें तो फिर भी ठीक है, लेकिन जरा छत तो देखिए कितनी कमजोर हो चुकी है। कभी कभी तो डर लगता है कि अगर ये छत टूट गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। शुभ शुभ बोलो निहारिका, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो। यह पूरा गरीब परिवार एक छोटे से घर में रहता था। इनका घर वैसे तो काफी पुराना था, दीवारें फिर भी ठीक थी, पर इनकी छत काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। जब भी तेज हवाएं या आंधी आती तो इनकी छत हिलने लगती और कभी कभी तो छत से ढेर सारी मिट्टी और छोटे छोटे ईंट पत्थर गिरने लगते हैं। और आज तो शायद भगवान ने इनकी किस्मत पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया था। तेज हवाओं के चलते उनके घर की छत पूरी तरह से टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर की दीवारें तो बच गई, लेकिन छत हमसे छिन गई। माँ जी, अब हम कैसे रहेंगे? अच्छा हुआ इस वक्त हम में से कोई भी घर के अंदर नहीं था। अगर घर के अंदर होते तो ये छत हम पर गिरती। वो तो शुक्र है भगवान का कि कोई घायल नहीं हुआ। छत टूट जाने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं इनके घर के अंदर आ रही थी, जिसके चलते आनंद तिरपाल लाकर छत को अच्छे से ढक देता है। लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं होता, क्योंकि ठंडी हवाएं घर के अंदर आराम से आ रही थी। बहुत ठंड लग रही है माँ, मुझे चादर उड़ा दो ना माँ, बहुत ठंड लग रही है। ये जमीन कितनी ठंडी है, पहले तो इस समय इतनी ठंडी नहीं रहती थी। मुझे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। छत से ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसलिए पूरे घर को ठंडा करके रख दिया है। ओढ़ने के लिए एक ढंग के कंबल भी नहीं है। बिना छत के इस परिवार की हालत दिन पर दिन काफी खराब हो रही थी। साथ ही साथ ठंड की वजह से भी ये लोग काफी परेशान थे। और आज तो शायद भगवान ने ठान लिया था कि इस परिवार पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ तोड़ना है। ठंड में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से उनकी छत पर बंधा हुआ तिरपाल जरा देर तक नहीं टिक पाता, जिसके चलते बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है और सारा सामान इधर उधर तैरने लगता है। पूरा परिवार दीवार के सहारे एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। माँ, ये क्या हो गया? हमारे घर के अंदर ऐसे पानी क्यों आ रहा है और हमारी छत कहाँ चली गई? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने इतना मजबूत तिरपाल बांधा था, लेकिन फिर भी टूट गया। कैसे गया? अब क्या करूं मैं? जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक सभी लोग ठंड में यूं ही कांपते रहते हैं। थोड़ी देर में जैसे तैसे कर बारिश रुकती है, सभी लोग मिलकर घर से पानी बाहर निकालते हैं और अब सभी ठंड से कांप रहे होते हैं। सुबह होने के साथ जैसे हल्की हल्की धूप निकलती है तो सभी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इस टूटी छत की वजह से पूरे दिन इन लोगों को सभी चीज की परेशानी होती ही रहती थी। देखिए ना भाभी, चौथी बार चूल्हा जलाया था, लेकिन इस हवा की वजह से फिर से चूल्हा बुझ गया। छत का कुछ करना होगा। कब तक बिना छत के हम लोग इस तरह रहेंगे? चार दीवारें होकर भी हम लोगों के सर पर छत नहीं है। पता है, आस पड़ोस के लोग हमारी टूटी छत को देखकर कैसा मजाक उड़ाते हैं। कल तो पड़ोसन ने मूंगफली के छिलके ही हमारी टूटी छत पर ही डाल दिए थे। कभी ये ठंडी हवाएं परेशान करती हैं तो कभी इधर उधर से कचरा उड़कर हमारे घर के अंदर आ जाता है।
ऐसे ही समय गुजरता रहता है। निहारिका मंडी से सब्जी लेकर लौट रही होती है कि तभी वो अपनी पड़ोस की दो औरतों को बातें करते हुए देखती है। अरे विमला बहन, जरा बताओ ना मुझे कि मेरे घर में इतने सारे पुराने फटे कंबल और गद्दे हैं, मैं क्या करूं इनका? इतने दिन से सोच रही हूँ कि किसी भिखारी को दे दूं, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई भिखारी भी नहीं है। एक काम करो, तुम शाम को मेरे साथ चलना, रोड साइड बहुत सारे भिखारी बैठते हैं, उन्हें कंबल और रजाई दे देना, इससे तुम्हें दुआ भी मिल जाएंगी। शालू और विमला की बात सुनकर निहारिका भागी भागी उनके पास आती है। शालू बहन, वो कंबल और गद्दे अगर तुम हमें दे दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। लेकिन क्यों निहारिका, तुम्हारे घर में क्या कंबल और गद्दे नहीं है? और वो तो काफी पुराने और फटे हुए हैं। अरे शालू, क्या तुम्हें पता नहीं, कुछ टाइम पहले बेचारी की छत टूट गई, चार दीवारी होकर भी ये लोग बिना छत में रह रहे हैं। इनकी हालत भी भिखारी से कम नहीं है, मेरी मानो तो इन्हें दे दो। विमला की बातें सुनकर निहारिका को काफी दुख होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। जिनके बाद शालू फटे कंबल और गद्दे लाकर निहारिका को दे देती है। निहारिका उन गद्दे को घर ले जाकर बिछाकर सभी को उन पर बिठा देती है और अब सभी उस फटे कंबल को ओढ़कर बैठे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी छत से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं उन लोगों की सर्दी को कम नहीं होने दे रही थी। क्या है फायदा इन गद्दे को बेचकर कंबल ओढ़ने का, जब ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, कब तक इस खुले छत के नीचे गुजारा करना होगा? इनका काम भी अच्छे से चल नहीं रहा है। मैंने भी एक दो लोगों से काम करने की बात की है, लेकिन कहीं पर भी काम का कोई सहारा नहीं मिल रहा। इन्होंने एक दो जगह उधार की बात की तो कोई भी हमारी हालत को देखकर उधार नहीं दे रहा है। अब तो लगता है हमें ही कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा, लेकिन क्या करें? बिना छत के रहते हुए पूरे परिवार को कम से कम 1 महीना गुजर चुका था। निहारिका और अनीता बाहर से कुछ काम करके घर लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में कुछ बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे दिखाई देते हैं, जिन्हें देख निहारिका, अरे अनीता, वो देखो कितने चौड़े चौड़े लकड़ी के फट्टे हैं। चलो इन्हें घर ले चलते हैं, छत को ढक देंगे, कम से कम थोड़ी बहुत तो ठंड आने रुकेगी। हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो आप, कम से कम थोड़ी बहुत तो ठंड रुकेगी। निहारिका अनीता दोनों लकड़ी के फट्टे उठाकर घर ले आती हैं और उनसे अच्छे से छत को ढक देती है। अगले दिन निहारिका पास से ही चिकनी मिट्टी, रेत और थोड़ा सा सीमेंट लाकर उसको घोल बनाने लगती है। बहू, ये तू किस चीज का घोल बना रही है? इस घोल को मैं इन लकड़ी के फट्टे के ऊपर लगा दूंगी, अब हमें ही अपनी छत बनानी होगी। पड़ोसन से लकड़ी की सीधी मांग कर अनीता उन लकड़ी को फट्टे पर घोल लगा देती है और उसके ऊपर ढेर सारे कंकर पत्थर डालकर उसके ऊपर एक और बार घोल लगाकर अब उन पर दोनों नंद भाभी प्लास्टिक के बोरे बिछाने लगते हैं। भाभी, इससे हमारी छत पर कभी भी बारिश की वजह से सीलन नहीं होगी? अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तक हमारी छत सूख नहीं जाती तब तक बिल्कुल भी बारिश ना हो। सुनीता निहारिका अच्छे से छत की मरम्मत करके नीचे उतर जाती हैं और तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर उनकी छत पूरी तरह से सूख जाती है, जिसके चलते अब उनके घर के अंदर बिल्कुल भी ठंडी हवाएं नहीं आती और साथ ही साथ अब उनका घर भी अंदर से काफी ज्यादा गर्म रहता है। मम्मी, अब तो घर के अंदर बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आ रही है, जमीन भी ज्यादा ठंडी नहीं है। ये तो तुम्हारी मम्मी और बुआ का कमाल है, कितनी अच्छी मरम्मत करी है इन लोगों ने, जुगाड़ से हमारी छत भी अब कितनी मजबूत बन गई है। मुझे नहीं लगता कि हमारी छत इतनी आसानी से टूटने वाली है। ये तो मेरी बहू और बेटी का कमाल है, इन दोनों के जुगाड़ की सोच के चलते आज हमें दोबारा से छत नसीब हो गई। माँ जी, एक चीज तो पता चल गई है कि गरीब की जिंदगी में कोई भी चीज बिना जुगाड़ की नहीं हो सकती। हमने ये छत भी जुगाड़ से ही बनाई है। चलो, हमारा जुगाड़ तो काम आ गया और हमें बिना छत वाले घर से भी छुटकारा मिल गया। अब तो हम आराम से अपनी सर्दियों का मौसम गुजारेंगे। निहारिका और अनीता के चलते अब पूरे परिवार को छत नसीब हो चुकी थी, जिसके बाद अब पूरा परिवार बिना ठंड से, बिना ठिठुरे, किसी परेशानी के आराम से घर में रहता है। अब जब भी उनके घर में कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो दोनों नंद भाभी इसी तरह कोई ना कोई जुगाड़ करके उस परेशानी को खत्म कर देती है।